तो चैप्टर है अपना लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अच्छा, तो अब इसमें हम लोग जो अभी पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, हाउ नॉर्मल इन स्फेरिकल मिरर, नॉर्मल इन स्फेरिकल मिरर passing through सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सी इज फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को जरा हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि कल हमने जो भी लास्ट में जो रूल्स देखे थे, 4 रूल्स जो हमने देखे थे, ठीक है, और जो हमारा मिरर फॉर्मूला है, जो मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो क्या बोलता है, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और एंगल आई और एंगल आर कहाँ से मेजर्ड होते हैं, फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, एंगल आई एंड एंगल आर आर मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल। तो कल जो हमने रूल्स देखे उसमें ये नॉर्मल कहाँ पे था, मतलब स्फेरिकल मिरर में ये नॉर्मल कहाँ पे है, उस चीज़ को समझेंगे ज़रा। जैसे देखो, ये कोई एक स्फेरिकल मिरर है। कौन सा मिरर है ये, नेम बताओ इसका, कॉनकेव है। ये बड़ा मैंने इसलिए बनाया ताकि डिटेल्स को आप समझ जाओगे इसमें। यहाँ पे ये पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, पोल, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हो गया, मान लो अगर ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर C। ठीक है, इसके बीच में कहीं पे होता है कौन, फोकस। फोकस की डेफिनेशन क्या है, व्हेन रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दे कन्वर्ट एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। ठीक है, अब देखो क्या है कि अगर हम लोग एक रे ऑफ लाइट को पैरेलल, जो कि एज्यूम करें हम लोग कि कोई एक रे ऑफ लाइट है जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और ये कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, तो ये जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है कहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं, फोकस से रिफ्लेक्ट होती हैं। ये हमने कल देखा था। ठीक है, अब ये समझो कि ये जो अपना लॉ है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कहाँ पे मतलब किस तरीके से यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, और ये रिफ्लेक्शन के हर एक मतलब कोई से भी कंडीशन होगी, हर जगह ये फिक्स हो जाएगा। देखो इसमें होता क्या है कि अगर आपने सर्कल को पढ़ा हो और सर्कल में किसी एक टेंजेंट को आपने अगर देखा हो, तो टेंजेंट क्या होता है, ये एक छोटे से मतलब किसी भी एक पॉइंट पे सर्कल को सिर्फ टच करते हुए जाता है। तो मतलब अगर मैं इतना सा एक यूनिट ले लूँ, छोटा सा एक यूनिट ले लूँ और फिर उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, तो बताओ पॉइंट ऑफ टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर होता है वो कहाँ से जाता है, वो सेंटर से पास होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं कोई एक पॉइंट लूँगा और यहाँ पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगा। ये चीज़ समझ में आ गई है। सिंपली जैसे हम लोग टेंजेंट जो होता है वो क्या करता है, किसी एक सर्कल को टच करते हुए जाता है। जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंट जो है, अगर आप वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो परपेंडिकुलर कहाँ से पास होता है, सेंटर से पास होता है। ठीक है, अब हम लोग बस एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं। अब हमने क्या किया कि ये स्फेरिकल मिरर था और इसका एक पॉइंट ले लिया हमने। यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, मतलब यहाँ पे ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो आपका फर्स्ट लॉ है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, वो यहाँ पे क्या हो गया, वैलिड हो गया। ठीक है, और इसके हर एक केस में आप इसको समझ सकते हो। जैसे कि अगर आप इसमें समझना चाहो कि रे ऑफ लाइट कहाँ पे आ रही है, मान लो कि रे ऑफ लाइट पोल पे ही आ रही है। ठीक है, इस तरीके से कोई एक रे ऑफ लाइट है, वो सीधे पोल पे स्ट्राइक कर रही है, ये।
ठीक है। तो हमने कल क्या पढ़ा कि जितने एंगल पे वो आ रही है उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर ये एंगल आई था तो ये एंगल आर हो जाएगा और एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, वही कहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ रही है। प्रिंसिपल एक्सिस जो है वही क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ रही है, जिसका मतलब क्या हो गया कि एंगल आई और एंगल आर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है इस वाले केस में, ठीक है। और अगर आपका कौन सा जो थर्ड वाला केस था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अभी समझ में आ गया पूरा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि नॉर्मल स्फेरिकल मिरर्स में कहाँ से पास होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, ठीक है। और वहाँ से अगर आप कोई भी रे ऑफ लाइट लोगे तो किस तरीके से उसका प्रोपगेशन होगा वो आप समझ सकते हो। ये चीज़ समझ में आ गई मतलब अभी, ठीक है। अभी के लिए सबसे पहला पॉइंट ये था। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कल हमने 4 जो रूल्स देखे थे ना, 4 हमने रूल्स देखे थे। कौन कौन से रूल्स हैं जरा जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आ रही है तो बताओ रिफ्लेक्ट कैसे होगी, आप बताओ। ठीक है, सो वो फोकस से होते हुए जाएगी, ठीक है। अब आप बताना जरा गरिमा कि अगर रे ऑफ लाइट, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आ रही है तो ये रे ऑफ लाइट कहाँ पे जाएगी, फोकस। आप बताओ, हाँ फोकस, आप बताओ। सेम पाथ पे, समझ में आ रहा ना, अभी सेम पाथ पे ही वापस जाएगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होते हुए चली जाएगी। जस्ट अभी भी बताया भी मैंने इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम पाथ पे बाउंस बैक होगी। ठीक है। अच्छा, एक और केस, अगर पोल पे आ रही हो, अगर पोल पे आ रही होगी तब कैसे होगा, आप बताओ अक्षित। अगर रे ऑफ लाइट अगर पोल पे इंसिडेंट हो रही हो, ठीक है, तो मतलब वो जितना एंगल मेक कर रही होगी किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर तो कल के जो हमने 4 केसेस पढ़े थे, ठीक है, उन चारों केसेस को ढंग से याद रख लो, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन में सिर्फ वही काम आएंगे, ठीक है। बाकी और कोई चीज़ काम नहीं आएगी इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है। तो अब हम लोग कर रहे हैं क्या, इमेज फॉर्मेशन। और इमेज फॉर्मेशन की आप लोग एक प्रॉपर टेबल बनाओगे, जो आप लोगों की बुक में है ना, 6 केसेस जो हैं, इसमें कितने केसेस हैं, 6 केसेस हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। कितने केसेस है इसमें, 6 केसेस हैं। और इसमें जो दूसरी चीज़ आप लोग याद रखोगे वो क्या, कि इमेज फॉर्मेशन होती कहाँ पे, कल मैंने बताया था कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, आप बताओ इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होती है। इमेज फॉर्म, जहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रेज क्या करेंगी, मीट करेंगी, ठीक है ना। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, इमेज फॉर्मेशन पॉइंट वेयर 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट्स, जहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही होंगी वहाँ पे हमारी क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ठीक है, फिर तो इमेज फॉर्मेशन का फर्स्ट केस, और फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी,
इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ कंपैरेटिवली, मतलब अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ कंपेयर करो तो जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से बहुत ज़्यादा दूर रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है, तो ये हमने क्या बनाया, कौन सा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सेस पोल, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मान लेते हैं हम लोग फोकस। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या होता है, ठीक है। ये जो लाइन जा रही है ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। अब क्योंकि देखो क्या है कि वन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रे ऑफ लाइट कैसे आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आती है। कैसे आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट कैसे आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आ रही है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। पहली चीज़ ये ध्यान रखना कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है, जो भी सोर्स ऑफ लाइट है वो किसी मिरर से बहुत दूर रखा हुआ है, तब जो रे ऑफ लाइट मिरर तक आ रही होगी वो कैसे आएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। और आपको क्या पता है कि जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस रे ऑफ लाइट आती है तो वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, फोकस पे रिफ्लेक्ट होती है। ये तो इस तरीके से ये रे ऑफ लाइट क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। बताओ जरा मुझे कि कहाँ पे मीट कर रही है सारी रे ऑफ लाइट, फोकस पे मीट कर रही है। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, फोकस पे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन लिख देना, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे है, एट फोकस। अच्छा, अब अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आ रही है, मतलब ये ऑब्जेक्ट लगभग इतना बड़ा तो रहा होगा, इससे बड़ा भी हो सकता है बट इतना बड़ा तो रहा होगा, ठीक है। और जो इसकी इमेज बन रही है वो पॉइंट साइज बन रही है, क्योंकि बिल्कुल पॉइंट, मतलब जिसको बोलते हैं ना, एक ही पॉइंट पे सारी रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, मीट कर रही है, ठीक है। इसका मतलब कि साइज क्या हो जाएगा, इसका साइज कैसा हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा। डिमिनिश्ड का मतलब होता है जो कि बहुत छोटा हो गया हो, ठीक है। तो हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ज़्यादा छोटा। अब इसको कैसे समझ सकते हो आप, अगर आप लोगों ने वो प्रैक्टिकल किया है, कौन सा वाला, वो सन से जो रे ऑफ लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट हो गई किसी एक चीज़ को जलाने वाला, ठीक है। तो क्योंकि वो इतने बड़े सन की इमेज को इतना छोटा सा बना देता है, तब जाकर के रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पे क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर आप यहाँ पे कोई कागज़ या फिर कोई पेपर या फिर कुछ भी यहाँ पे रखोगे ना, इस पॉइंट पे जहाँ पे फोकस है, तो आपको वो इमेज फॉर्म होती हुई दिखेगी। और जब कोई इमेज कहाँ पे, किसी शीट ऑफ पेपर पे फॉर्म हो जाए, इसका मतलब कि वो इमेज कैसी है, रियल इमेज है, ठीक है ना। तो नेचर क्या हो जाएगा इसका, रियल हो जाएगा, ठीक है। तो रियल इमेज फॉर्म होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। ध्यान रखना कि इसमें, और जहाँ पे भी रियल इमेज फॉर्म होती है तो वो हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब होता है, अच्छा सॉरी, इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड। जहाँ पे भी रियल इमेज फॉर्म होगी वो इन्वर्टेड होती है, ठीक है। और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। यहाँ पे ये चीज़ अभी आपको समझ में नहीं आएगी, जब हम लोग इसका नेक्स्ट वाला केस करेंगे तो वहाँ पे इन्वर्टेड का मतलब पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो नई चीज़ें आपने देखी हैं अभी, क्या क्या, एक तो रियल, सो रियल इमेज क्या होती है उसके लिए लिख लेना। रियल इमेज क्या होती है, इमेज दैट कैन बी फॉर्म्ड, इमेज दैट कैन बी फॉर्म्ड ऑन sheet of paper, sheet of paper or any other screen। किसी स्क्रीन पे अगर आप उस इमेज को फॉर्म कर पा रहे हो तो वो इमेज कैसी हो जाएगी, रियल इमेज हो जाएगी। अगर आप फॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो वर्चुअल इमेज हो जाएगी। इसके बाद लिख लेना, इफ नॉट then virtual, then
वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो इमेज दो टाइप की है, इसका मतलब यहां से हमको ये पता लग रहा है कि इमेज दो टाइप की हो रही है, आइदर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है, इसके साथ आप एक और चीज़ याद रखोगे, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। तो बल्कि इसको मैं जैसे यहाँ पे रियल के लिए लिखा हुआ है तो इसको हम लोग यहाँ से इन्वर्टेड लिख देते हैं पहले, इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड क्या होता है, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो पोर्शन ऊपर है इमेज का, वो पोर्शन क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये इन्वर्टेड होता है, और ये जनरली इमेजेस, जनरली रियल इमेज आर इन्वर्टेड। ठीक है, और जो दूसरा होता है अपसाइड अप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज बोलते हैं। इरेक्ट किसको बोलते हैं, अपसाइड अप। मतलब जो चीज़ सीधी खड़ी है वो आपको सीधी इमेज उसकी मिल जाए, तो इसका मतलब कि वो इमेज कैसी है, इरेक्ट इमेज है। और जनरली जो इरेक्ट इमेजेस होती हैं वो कौन सी होती हैं, वर्चुअल वाली होती हैं। वर्चुअल इमेजेस आर जनरली इरेक्ट। इतना समझ में आ गया अभी तक? ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाला केस हो गया। और एक्स्ट्रा जो नॉलेज थी वो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको अलग से लिख लेना। ठीक है ना, केसेस से अलग इन चीज़ों को लिख लेना, सारे केसेस को एक साथ लिखने की कोशिश करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज़रा सेकंड वाले केस पे आते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, छोटा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। केस नंबर 2, और अभी हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था। अब वहाँ से वो थोड़ा और इमेज मतलब मिरर की तरफ को आएगा। तो जैसे देखो, ये अगर आपका मिरर है, कॉनकेव मिरर, क्योंकि सारे केसेस अभी हम लोग कौन से देख रहे हैं, कॉनकेव मिरर वाले देखेंगे। 6 केसेस अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, और 6 के 6 क्या होंगे, कॉनकेव मिरर के केस होंगे। ठीक है, सो पहला जो हमने केस देखा वो था इन्फिनिटी पे, मतलब बहुत दूर। अब हम लोग मिरर के थोड़ा सा पास आएंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सेस, ये हो गया आपका पोल। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे फोकस मान लो। ठीक है, सेकेंड वाला केस क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सी। अब इसमें देखो क्या होगा कि जो रे ऑफ लाइट, मतलब ये है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से आपको 2 रे ऑफ लाइट निकालनी है। अभी तक हमने, क्योंकि जब हमारा इन्फिनिटी वाला केस था ना, तब हमने कई सारी रे ऑफ लाइट, क्योंकि वहाँ पे सारी पैरेलल आती। अब यहाँ पे हमको 2 रे ऑफ लाइट निकालनी है, क्योंकि जहाँ पे 2 का इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे हमारी क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन होगी, है ना। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट तो हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, और जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो कहाँ से जाती है, फोकस होते हुए चली जाएगी। ठीक है, देखो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, साइन बनाना ज़रूर, ठीक है, उसको भूलना मत। दूसरा ये है कि आइदर आप ये फोकस से होते हुए ले लो, ठीक है, या फिर आप यहाँ से ये वाला केस ले सकते हो कि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे जा रही है और फिर इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है, वो वाला केस भी ले सकते हो। कोई दूसरा केस लेना चाहो तो ये भी ले सकते हो कि यहाँ से अगर आपको पॉसिबल हो कि रे ऑफ लाइट, क्योंकि ये इतना बड़ा तो है नहीं, तो ये वाली रे ऑफ लाइट ले नहीं पाओगे आप। ठीक है, सो हम लोग कौन सी, ये वाली रे ऑफ लाइट ले लेते हैं, कौन सी, जो फोकस से जा रही है। ठीक है, अच्छा, जो रे ऑफ लाइट फोकस से जाती है वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मीट कर रही है, इस पॉइंट पे मीट कर रही है। आ रही है बात समझ में? तो इस पॉइंट पे अगर ये मीट कर रही हैं तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी।
इतना समझ में आया अभी? ठीक है, ये समझ में आ गया कि इमेज फॉर्मेशन कराने के लिए 2 रे ऑफ लाइट को लेना पड़ता है। कोई से भी 2 रे ऑफ लाइट ले लो। अब जरूरी नहीं है कि बुक वाली ही लेना पड़ेगा। बुक में उन्होंने 4 आपको पहले से बता दिए, 4 रूल्स क्या हैं। ठीक है, अब उन्होंने किसी 2 को लेकर के बना रखा है, आप भी किन्हीं 2 को लेकर के बना सकते हो। बस ध्यान रखना कि इमेज बननी कहाँ पे है। ठीक है, तो कहाँ पे है, देखो अभी यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन हो गई। अगर मानो ये कोई ऑब्जेक्ट था जिसका ये टॉप वाले पोर्शन को हम लोग ए और बॉटम पोर्शन को बी बोल रहे हैं, तो जो रे ऑफ लाइट ए से निकल रही है, ए से जो रे ऑफ लाइट निकली वो कहाँ मीट कर रही है, नीचे मीट कर रही है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये सीधा खड़ा था और यहाँ पे कैसा दिख रहा है, इन्वर्टेड दिख रहा है। समझ में आ गया? दूसरी चीज़ कि अगर मैं यहाँ पे इमेज को मतलब किसी स्क्रीन को रखूँगा तो इमेज फॉर्म हो जाएगी। इसका मतलब इमेज कैसी है, रियल इमेज है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, रियल इमेज हो गई, इन्वर्टेड हो गई। और दूसरी का अगर इसका साइज़ ये है तो इसका साइज़, इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट से छोटा होगा तो स्मॉल साइज़ होगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे इमेज की इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, बिटवीन एफ एंड सी, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दूसरा कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, रियल इमेज फॉर्म हो रही है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। और तीसरी चीज़ क्या है, स्मॉल साइज की है। बताओ ज़रा, ये चीज़ें समझ में आ गई अभी? किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? आगे बढ़ते हैं फिर। ये सेकंड वाला केस हो गया। ठीक है, थर्ड केस। थर्ड केस, अब देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, इन्फिनिटी से स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर हम लोग कहाँ पे गए, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर गए। अब इससे एक कदम आगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसके नेक्स्ट वाला स्टेप क्या हो जाएगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फोकस। उसके बाद क्या हो जाएगा, बिटवीन फोकस एंड पोल। समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है? और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे इमेज पीछे की तरफ आ रही है। पहले फोकस पे, फिर बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब उसको जगह नहीं मिलेगी तो कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, मतलब इस तरीके से ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा, इस तरीके से इमेज आगे बढ़ेगी, और जो लास्ट इमेज है वो कहाँ पे, बियॉन्ड मिरर चली जाएगी। ठीक है ना। अब फटाफट हम लोग इसको सारे केसेस कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सो फटाफट इसका डायग्राम बनाओ। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सेस। ये हो गया आपका पोल। यहाँ पे मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मान लो फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे है आपका ऑब्जेक्ट, इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, अभी अगर आप लोग स्केल, पेंसिल और कंपास इनकी हेल्प से बनाओगे तब तो आप बिल्कुल सही बना ले जाओगे, अदरवाइज आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप रफ हैंड से बना रहे हो ना, तो जैसे देखो अगर मैं यहाँ से बनाने की कोशिश करूँगा ना, तो रे ऑफ लाइट गई और ये इस तरीके से आ गई, और ये इस तरीके से गई, और ये ऐसे करके आई। ठीक है, जिस क्लैरिटी से मेरा आंसर आ गया ना, उस क्लैरिटी से आपको लाने के लिए ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये क्रॉस कहाँ पे आना चाहिए, जस्ट नीचे आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है, और अगर आप लोग कंपास और इन सब चीज़ों की हेल्प से बनाओगे तब तो बिल्कुल वो अपने आप ही उसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, रीज़न क्या है उसका, रीज़न ये है, रुको जरा मैं ठीक है,
सो देखो ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे ये आपका क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। इस वाले केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑल्सो। ठीक है ना। दूसरा, साइज कैसा हो जाएगा, सेम साइज हो जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज़, इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है। चौथी चीज़, इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, तो सारे साइंस यहाँ पे लिख देना। ये रे ऑफ लाइट जा रही है और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रे ऑफ लाइट गई और ये रिफ्लेक्ट हो गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट दिस पॉइंट। ये ऑब्जेक्ट था ए और बी और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा ए डैश एंड ये बी डैश। ठीक है। अच्छा, इमेज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या आ रही हैं फिर इसमें, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। दूसरा क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, सेम साइज। आप सबने बनाया इसी तरीके से बन रहा है सबका है, सबने कोशिश की थी इसी तरीके से बनाने की। दिखाओ जरा कहाँ बनाया आपने, है? हाँ, तो ऐसा करके लाइन खींच देना। ठीक है, ताकि हाँ अभी सही बना रखा। हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है ना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे इमेज की पोजीशन भी चेंज होगी। ठीक है, तो ऐसा है। सेम मतलब मतलब इसमें सर फर्स्ट सेकंड थर्ड सर कुछ सर कोई भी रूल लगा सकते हैं सर। हाँ हाँ, कोई सा भी आप इसमें कोई सा भी रूल लगाओ जो यहाँ पे बैठ जाए सही। ठीक है। देखो अब क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर अगर बैठ गया है, ठीक है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वो तो फिर सीधे सीधे निकल जाएगी। ठीक है। इसका मतलब कि आपको रेस्ट जो 3 केसेस बचे उनमें से कोई सा भी केस यूज़ कर लो। एक तो पैरेलल वाला बचा था, एक फोकस वाला बचा था और एक बचा था जो कहाँ पे जाता, पोल पे जाता, तो वो भी यहीं पे रिफ्लेक्ट होता। ठीक है। आउट ऑफ दोज 4 कोई से भी 2 आपको पिक करनी है। ठीक है। और उस जहाँ पे भी वो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज क्रॉस कर रही होंगी वहाँ पे आपकी इमेज फॉर्मेशन हो रही होगी। समझ में आ गया इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसके बाद फिर 4th है, तो अब बताओ जरा मुझे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँच जाएगा अब, बिटवीन एंड फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन। बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छे समझ गए हो कि इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे करानी है। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, ये हो गया आपका मिरर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सेस, ये मान लेते हैं फोकस, ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या निकालेंगे, एक रे ऑफ लाइट। एक रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या ले लेंगे, पैरेलल। ये पैरेलल चली गई रे ऑफ लाइट। जो पैरेलल जाती है वो कहाँ से, फोकस से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है। और फिर एक रे ऑफ लाइट को हम लोग कहाँ से ले लेंगे, फोकस से ले लेंगे। ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस। पैरेलल दिख रही है, मान लेना कि पैरेलल है ये। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्रॉस हो रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, कि ऑब्जेक्ट मिरर के पास जा रहा है और इमेज फॉर्मेशन मिरर से दूर जा रही है। समझ में आ गया ये वाला केस? ठीक है। सो इसका मतलब अल्टीमेटली ये कहाँ पहुँच गया है, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुँच गया है। ठीक है। तो इमेज के बारे में क्या क्या चीज़ें लिखोगे आप, इमेज सबसे पहले क्या हो जाएगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये रियल तो इमेज बनेगी, अगर आप यहाँ पे शीट ऑफ पेपर लेकर के जाओगे तो इमेज फॉर्मेशन होगी उस पर, इसका मतलब रियल इमेज बनेगी। तो जब रियल बनती है तो रियल एंड इन्वर्टेड भी बनेगी। ये इन्वर्टेड का मतलब हुआ अपसाइड डाउन। ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, साइज में कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे छोटा और ये बड़ा है तो लार्ज साइज हो गया। ठीक है ना। लार्ज साइज हो गया। अच्छा, ये चीज़ अभी तक समझ में आ गई है? ठीक है। क्या हो गया, आप दोनों का डायग्राम खराब हो रहे हैं क्या?
हैं, बन नहीं रहे? एटलीस्ट 3 से 4 बार बना के लेकर के आओगे घर से, तब जा करके ये बिल्कुल रनिंग हैंड में और एक बार में सही बने होंगे। हाँ आप सही बना रहे हो, वेरी गुड। नहीं आप थोड़ा बड़ा बनाओगे, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब बताओ इसके बाद वाला केस क्या होना चाहिए भाई? फोकस पे, एट फोकस। सब लोग अपना फोकस अभी यहीं पे रखेंगे, हाँ बोर्ड पे रखेंगे सब लोग फोकस। ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। कहीं कहीं पे अगर उन्होंने प्रिंसिपल फोकस लिखा हुआ है उसका मतलब सेम है, ठीक है। इसी फोकस की लोग बात कर रहे हैं। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ अगर ऑब्जेक्ट यहाँ प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 2 केसेस बने, इधर 3 केसेस भी मान सकते हैं हम लोग। अगर पॉसिबल हो तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी निकाल सकते हो, ऐसे एक रे ऑफ लाइट करके, ठीक है, वो भी कर सकते हो। लेकिन बेसिकली हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 केसेस जो बनेंगे, वो 2 केसेस जो बचे हुए हैं वो ये कि एक तो हमने ये पैरेलल लिया, रे ऑफ लाइट जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी? फोकस से हो जाएगी, ठीक है। और जो रे ऑफ लाइट कहाँ पे जा रही है? पोल पे जा रही है, वो सेम उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये इमेज कहाँ चली जाएगी? इन्फिनिटी पे चली जाएगी। समझ में आ रही है बात अभी? ठीक है। तो इमेज के बारे में क्या क्या चीज़ें लिखोगे कि ये कहाँ पे? एट इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा दूर बनेगी। दूसरी चीज़, अगर इन्फिनिटी में बन भी रही है तो भी तभी बनेगी जब ये रे ऑफ लाइट कहीं पे मीट कर रही होंगी। सो एग्जैक्टली अगर वहाँ पे आप शीट ऑफ पेपर को रखोगे तो ये रे ऑफ लाइट वहाँ तक पहुँच जाएंगी। तो इसका मतलब कि इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और थर्ड क्या है कि हाईली एनलार्ज्ड, मतलब बहुत ही बड़ी इमेज बन जाएगी। हाईली डिमिनिश्ड जब इन्फिनिटी पे थी और इमेज फोकस से बन रही थी, हाईली एनलार्ज जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है और इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, ठीक है। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस जो है वो हम लोग अब पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आप लोग इसको ढंग से याद भी रखोगे। ये वाला केस मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन पेपर में आता है और इसका डायग्राम बनाने के लिए भी आता है, ठीक है, जो केस अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब मुझे ये बताओ कि ऑब्जेक्ट अब कहाँ पहुँच गया होगा? पोल और फोकस। ये पोल पे अगर ऑब्जेक्ट अगर पहुँच जाएगा तो इमेज कहाँ से बनाओगे उसकी? ऑब्जेक्ट जो है वो पोल एंड फोकस के बीच में आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। अब जरा हम लोग इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल, ये वहाँ पे हो गया फोकस और यहाँ पे हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, ये, ठीक है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेंगे तो एक रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस होते हुए जाएगी, ये, ठीक है। एक तो ये चली जाएगी। दूसरी, एक रे ऑफ लाइट को हम लोग इस तरीके से लेंगे कि जैसे वो कहाँ से, वो उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से होगी, तो ये वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चली जाएगी इस तरीके से करके। आ रही है बात समझ में? या तो ये वाला केस ले लो, या फिर दूसरा वाला केस हम लोग कौन सा ले लेंगे कि ये गया पोल पे और फिर ये सेम एंगल पे वापस चली गई, ये वाला केस। दोनों केस समझ में आ रहे हैं? हमने क्या लिया? एक रे ऑफ लाइट को पैरेलल लिया जो कि फोकस से होते हुए जा रही है,
और दूसरी रे ऑफ लाइट हमने कौन सी ली, जो कि पोल पे जा रही है, तो जितने एंगल पे जाती है उतनी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। अच्छा, ये दोनों यहाँ पे देखो तो इनके बीच की डिस्टेंस ये है और ऐसे ऐसे बढ़ रही है, तो क्या ये आगे जा करके मीट करेंगी कहीं पे? नहीं करेंगी। इसका मतलब कि ये रे ऑफ लाइट कहाँ मीट कर सकती हैं, तो ऐसे करके आप इनका प्रोजेक्टेड यहाँ बना सकते हो कि यहाँ पे कहीं पे ये इमेज फॉर्मेशन होगी। अब ध्यान रखना कि ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे डॉटेड बनाओगे, क्योंकि भाई अगर मिरर इस तरीके से है और मैं यहाँ से अगर टॉर्च जलाऊंगा तो मिरर के पीछे तो लाइट नहीं जाएगी ना, कुछ भी होगा रिफ्लेक्ट होकर के वापस इधर ही आएगी लाइट, ठीक है ना। तो मतलब आगे नहीं जा रही है, तो जब वहाँ पे नहीं जा रही है तो उसकी जो रे ऑफ लाइट आप कैसे बनाओगे, डॉटेड बनाओगे। इमेजनरी है कि वहाँ पे जा रही है, हम लोग एज्यूम करेंगे वहाँ पे जा रही है, बट एग्जैक्टली वहाँ पे जा रही है तो नहीं जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है, इमेज वो कैसी बनेगी, पहली चीज़ तो ये आ जाएगी कि बियॉन्ड मिरर, ठीक है, मतलब मिरर के पीछे बनेगी। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे एक ही ऐसा केस है जहाँ पे ये, क्योंकि रे ऑफ लाइट यहाँ पे नहीं पहुँच रही है, अगर आप यहाँ पे स्क्रीन लगा दोगे तो क्या इमेज बन जाएगी? यहाँ पे इमेज नहीं बन पाएगी, क्योंकि रे ऑफ लाइट जा ही नहीं रही है वहाँ पे, तो इमेज भी नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये इमेज कैसा हो गया, वर्चुअल हो गया। वर्चुअल हो गया तो वर्चुअल के साथ साथ क्या होता है, इरेक्ट होता है, ठीक है ना। सो वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा, इसकी एक और प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि लार्ज है, ठीक है ना। इमेज कैसी है, तो लार्ज इमेज है। कहीं पे अगर उन्होंने एनलार्ज करके लिख दिया है या फिर बहुत ऐसा कुछ करके एक्सेजरेट करके लिखा हुआ है, आप बस ये समझ जाओगे कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो छोटी है और इमेज बड़ी है। जहाँ भी ऑब्जेक्ट बनाओगे वहाँ पे इस तरीके से ए बी करके उसके दोनों उसको शो करोगे, ठीक है, ताकि आपके इमेज मतलब डायग्राम की क्लियरिटी अच्छे से रहे, ठीक है। अच्छा, अभी आपको सारे केसेस समझ में आ गए क्या? ये जो लास्ट वाला केस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। और ये अकेला केस है जहाँ पे इमेज जो है वो क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, और दूसरा बियॉन्ड द मिरर बन रही है, मतलब मिरर के पीछे, ठीक है। इस वजह से ये वाला केस क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ, सबको समझ में आ गया ये पूरा है? अब आपकी बुक में जो ये है ना, टेबल नंबर 9.1, टेबल नंबर 9.1, क्या नाम है इसका, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एनसीईआरटी। हाँ, ये टेबल आप लोग, कौन सी वाली टेबल, चलो जिन है ना ये, लेकिन उन्होंने बहुत छोटी कर रखी है, चलो ठीक है, इसी को निकालते हैं। ओनली IAS, देख रहे हो, जो लोग UPSC की तैयारी करते हैं ना, IAS PCS वाली तैयारी, ठीक है, उनको भी पढ़ना पड़ता है ये सब चीज़ें, ठीक है। हैं? हाँ, नहीं वो इसी जैसे मैं निकालो ना, बड़ी करके इमेज को ऐसे करके निकालते हैं वो लोग, ये ठीक है। ये जो टेबल है ना पूरी, इस टेबल को आप लोग क्या करोगे, अपनी कॉपी में बना लोगे। अब इसको आप लोग घर से बना के लेकर के आओगे, पूरी टेबल याद करोगे। ये जो चीज़ें इसमें लिखी हुई है ना, ये सारी चीज़ें हमने डायग्राम में समझ ली हैं, ठीक है। जैसे जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था, तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस से बन रही थी, कैसी बन रही थी, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, रियल और इन्वर्टेड। कहीं पे भी अगर रियल इमेज बनेगी तो साथ साथ कैसी बनेगी, वो इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। फिर बियॉन्ड सी अगर होगा तो इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर साइज कैसा होता है, डिमिनिश्ड होता है, बहुत छोटा, और फिर रियल एंड इन्वर्टेड। तो मतलब वही जो हमने अभी तक देखा वही हमारे इस टेबल में है, इस टेबल को आप लोग याद कर लोगे, ठीक है ना। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है इन्हीं से क्वेश्चन, मतलब जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर
देन व्हाट काइंड ऑफ इमेज या फिर व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो आपको ये फिर इसके ये जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अभी हम लोग चलो ठीक है, अगर इमेज फॉर्मेशन हो गया है, अब इसके बाद जो आपका एक क्वेश्चन था कौन सा वाला जो आप पूछ रहे थे ना, टॉर्च और ये सब, वो आ गया किसमें, यूजेस में। अब हम लोग देखेंगे क्या, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, यूजेस ऑफ कॉन्केव, हाँ बोलो, कोई बात नहीं, कोई नहीं वो तो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा वो ना, ठीक है, उसको रहने दो, उसके ऊपर ध्यान मत दो अभी। हाँ, सो यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर में ये यूजेस पे ज़रा ध्यान दे लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है इसमें क्या, टॉर्च, हाँ हाँ बिल्कुल, पहला है टॉर्च, ठीक है। अब कोई मुझे ये बताएगा कि अच्छा दूसरा यहाँ पे हेडलाइट भी लिख देता हूँ मैं, हेडलाइट ऑफ व्हीकल, व्हीकल की हेडलाइट में भी होता ही है, ठीक है। अच्छा मैं समझ गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है, इस वजह से हो रहा था, ठीक है। नहीं वो उसका जो इफेक्ट है ना ब्राइटनेस का, उससे वो बाकी और चीज़ों को शेड कर देता है। चलो ठीक है, हाँ तो ज़रा ये मुझे ये बताओ ज़रा अब कि टॉर्च एंड हेडलाइट में कहाँ पे होता है कॉन्केव मिरर, चलो ठीक है, समझेंगे इस चीज़ को ना अभी, तब तक आप लोग बताओ मुझे। टॉर्च का डायग्राम बनाना है तो देखो ये है टॉर्च, यहाँ से ये बल्ब हो गया, ठीक है, समझ गए ना, टॉर्च ऐसे कुछ करके हुआ अपना, ये जो भी अभी समझ में आ जाएगा आपको। ये इसके मान दो अंदर ये सेल हो गए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें कॉन्केव मिरर कहाँ पे लगा हुआ है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। आप बताओ कहाँ पे लगा हुआ कॉन्केव मिरर, ऑप्शन देने, तो ये ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, ठीक है, या फिर एक इसको सी मान लो, ये बताओ जरा, ए बी सी में से कहाँ पे होगा, आप बताओ, ए पे होगा, ठीक है। और बताओ कहाँ पे लगा हुआ है कॉन्केव मिरर, आप बताओ, ए पे लगा हुआ है, आप बताओ, ए पे लगा हुआ है, ठीक है बढ़िया, आप बताओ, ए पे लगा हुआ है, आप ए पे, आप बताओ कहाँ पे, बी पे है। अगर ए पे हो तो रे ऑफ लाइट आगे कैसे जाएगी, यहां मैंने मिरर लगा दिया है, वो बल्ब जल रहा है, अपनी इमेज देख रहा है बस, ऐसे तो होगा, और कैसे होगा फिर, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ये गलतियां आपसे हो रही हैं, ये लगभग हर क्लास में होता है ये ना, ठीक है। तो इसमें मतलब कॉन्केव मिरर कहाँ पे होता है, कॉन्केव मिरर होता है यहाँ पे, ये। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो हाँ मतलब हम लोग बल्ब को इस तरीके से प्लेस करेंगे कि ये फोकस पे जलेगा, कहाँ पे जलेगा, फोकस पे जलेगा। जब ये फोकस पे जलेगा तो रे ऑफ लाइट फोकस से निकल के कैसे जाती है, पैरेलल जाती है, तो एक पैरेलल बीम बनेगी। तो ऐसे ही जब आप लोगों ने हेडलाइट पे देखा होगा ना, जब आप लोगों ने अगर एक्टिवा या फिर स्कूटी या फिर बाइक या फिर कोई गाड़ी अगर चलाई है तो उसमें दो शिफ्टिंग होती है, लाइट की शिफ्टिंग दो होती है, ठीक है। और एक बार में शिफ्टिंग ऐसी होती है कि वो बहुत दूर तक आगे दिखाता है। तो वो ये वाला केस है कि जब जो बल्ब कहाँ पे लगा हुआ है, फोकस पे लगा हुआ है, वो जल जाएगा। जब वो जल जाएगा तो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू दी मतलब पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी, मतलब एक पैरेलल बीम निकलेगी जो कि बहुत दूर तक जाएगी। समझ में आ गया। यहाँ पे क्या लगा होता है, फिर यहाँ पे ग्लास लगा हुआ होता है। यहाँ पे क्या होता है, ग्लास होता है, ग्लास है। और बल्कि आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे कैसा लेंस भी हो सकता है, उसको
कन्वर्ट्स करने के लिए, लेंस भी लगा सकते हैं, बट जो मिरर होगा वो यहाँ पे लगा हुआ होगा, उसका काम क्या है। और अगर आपने देखा होगा ना, तो अगर आप हेडलाइट के अंदर देखोगे तो जो पीछे की सरफेस होती है बिल्कुल चमकीली होती है, सिल्वर कलर की होती है बिल्कुल। और अगर उसका सिल्वर पेंट अगर हल्का डल पड़ जाएगा ना, तो रे ऑफ लाइट जो उससे बाहर निकल रही थी वो भी हल्की हो जाएगी। ठीक है, अभी समझ में आ गया। या फिर अगर किसी की लाइट ख़राब करनी हो ना, तो यहाँ पे ब्लैक पेंट कर देना, तो उसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो उसकी गाड़ी बिल्कुल हल्की ऐसी करके जलेगी। ठीक है, ऐसा मत करना, बट आपको इससे ये पता लग गया कि एग्जैक्टली वो चीज़ें कहाँ प्लेस्ड हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ कि डेंटिस्ट होता है ना, डेंटिस्ट अंकल होते हैं ना, मतलब डॉक्टर लोग, डेंटिस्ट के पास हेडलाइट कहाँ पे, सर पे लगी होती है। डेंटिस्ट डेंटिस्ट के पास हाँ हाँ मिरर लगा होगा ना हेड पे, टॉर्च लगी होती है ना, तो भाई वो टॉर्च है। मैं बोल रहा हूँ कि डेंटिस्ट के पास कॉनकेव मिरर कहाँ पे है, हेडलाइट लगा रखे आपने डेंटिस्ट के। ऐसा कोई ना कि चीज़ें अगर पता लग गई तो कहीं भी ऐड कर देंगे उसका, ऐसा नहीं है। वो क्या करेंगे, डेंटिस्ट जो होता है उसके बाद एक चम्मच होती है ना, चम्मच सी होती है, बहुत छोटी सी चम्मच सी होती है, वो मुंह के अंदर, जैसे मान लो ये दांत है, ठीक है, ये दांत है, और वो इस चम्मच को यहाँ पे लेकर के आएगा ऐसे करके, ठीक है, और फिर यहाँ से जो रे ऑफ लाइट निकलेगी वो ऐसे करके जाएगी। आ रही बात समझ में? अब ये मत सोचना कि दांत से कोई रे ऑफ लाइट कैसे निकल रही है, भाई जो उसके ऊपर जा रही है वो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही होगी ना। ठीक है, तो फिर इसकी जो छोटी सी जो इमेज है ना, वो इसके अंदर एनलार्ज होकर के नज़र आती है। क्या, कौन सा वाला केस, ये वाला केस, कि उन्होंने इस चम्मच को कहाँ पे रखा हुआ है, इस तरीके से एडजस्ट किया है कि जैसे कहाँ पे हो, दांत कहाँ पे आ जाए, बिटवीन फोकस एंड पोल आ जाए, तो उसकी इमेज ऐसे करके बड़ी बनेगी। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, तो बस वाला केस है ये, तो डेंटिस्ट के पास भी होता है ये, और भी इसके कई सारे केसेस हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अब ये समझ में आ गया। मैक्सिमम जो यूज़ हो रहा होता है ना, वो दो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। कौन से वाले केस, कि एक तो फोकस पे हमने कोई चीज़ रखा, उसकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी, तो ये पैरेलल बीम निकल रही है। दूसरा क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया बिटवीन फोकस एंड पोल, सो दैट कि उसकी इमेज जो है वो एनलार्ज होकर के दिखेगी। समझ में आ गया ये? तो ये पूरा समझ में आ गया। ठीक है फिर अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आप वाला क्वेश्चन हो अब हो जाएगा आपसे, जा हैं अब कर लोगे ना उसको। ठीक है, इसमें और भी हैं, जैसे सोलर फर्नेस के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? सोलर फर्नेस है, पता है? सोलर फर्नेस पता है क्या होता है? बताओ जरा क्या होता है? सर वो बड़ा सा वो होता है कॉनकेव मिरर, जो एक फर्नेस वाला लाइट मारता है, सन की लाइट को बहुत छोटा करके इस पे लगा देता है। किस चीज़ पे? जो भी चीज़ पे ध्यान है। अरे तो फिर सोलर फर्नेस पढ़ा है आप लोगों ने कहीं? सर सोलर लाइट जो सोलर फर्नेस जो यूज़ होता है वो उसके लिए यूज़ होता है, किसके लिए? कुकिंग के लिए ना। एक बॉक्स टाइप का होता है, एक बॉक्स टाइप का होता है, ठीक है। क्या हो गया? इसके अंदर कुछ कुकर ज़्यादा कुछ रखा होगा, ठीक है, और इसका जो अपना ये ढक्कन होगा ना ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से रे ऑफ लाइट को क्या करेगा वो इसके ऊपर कन्वर्ट्स कर देगा। ये कुकिंग के पर्पज से ये यूज़ होगा। क्या हो गया है? क्या होगा आप दोनों को बताओ? आप लोग भी पता क्यों हंस रहे हैं लोग? है बॉक्स के अंदर कुकर रखा है ना, क्या हुआ है? चलो ठीक है, ऐसा एक सोलर फर्नेस कैसा होता है, एक बॉक्स के जैसा होता है जिसका जो ढक्कन है ना, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है? कॉनकेव मिरर लगा हुआ रहता है, और वो सन की रे ऑफ लाइट को कैप्चर करता है और फोकस करता है कहाँ पे? उस कुकर के ऊपर फोकस करता है, और वहाँ पे वो हीट को कैच करना शुरू करता है, और फिर खाना उसके अंदर बॉईल या फिर पकना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है पूरा? तो ये सोलर फर्नेस का फंक्शन है। और भी इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको नॉलेज हो तो आप इन चीज़ों को खुद से भी कुछ और चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। टॉर्च लाइट हो गया, व्हीकल्स हेडलाइट हो गया, सेविंग मिरर जो मैंने बताया था होटल के अंदर क्या होता है, वो सेविंग मिरर रखा हुआ रहता है, कॉनकेव मिरर होता है, हाँ, ताकि चेहरा
हाँ वो वाला केस पढ़ा किसी ने, घर पे जाकर के सर्च किया उसको? हाँ उनके बारे में ज़रा सर्च करना, अगर वो केस अगर मिल जाता है ना उनका, बहुत इंटरेस्टिंग केस है वो। सर मैंने पढ़ा था, सर आपने कब बताया? हाँ अरे उनके ऊपर ना एक मूवी भी थी कोई, अरे नहीं जिसमें वो कुछ टाइम ट्रेवल को लेकर के कुछ मूवी है वो। अरे साइंस फिक्शन में डोरेमोन को कहाँ लेकर के जा रहे हैं? हाँ तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर हमारे क्वेश्चन भी अभी है, हमारे क्वेश्चन भी अभी तो वहाँ पे चलते चलते अगर टाइम मिल जाएगा तो फिर करवा देंगे उसको, साइन कन्वेंशन तक तो जाना पड़ेगा ऊपर से समझा दो, बस एक्सप्लेन कर दो आगे है। सर थोड़ा बहुत चलो ठीक है फिर यहाँ तक तो ये हमारा मतलब इसके आगे जो हमारा सिंपल चलेगा, जो आप लोग कॉपी में लिखोगे वो कल लिखोगे अब, ठीक है ना। अभी तक यहाँ पे जो भी था उसको हमने यहाँ तक कर लिया, बाकी जो है वो हम लोग कल करने वाले हैं, ठीक है।